हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी की इस लाइव क्लास में। आज की अपनी इस लाइव क्लास में अपन वैक्सीन इम्यूनाइजेशन और उसकी कोल्ड चेन से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं ना। तो आज का मेनली टॉपिक अपना क्या रहेगा, वैक्सीनेशन एंड कोल्ड चेन रहेगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर पुट करके बताएंगे। क्या आंसर रहेगा इसका? गुड, क्या आंसर बनेगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Which of the following statement regarding live vaccine is false? ये आपके सामने है, टू लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ दो लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है। बी है, बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड। सी ऑप्शन, सिंगल डोज गिवन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इन लाइव वैक्सीन। डी ऑप्शन, लाइव वैक्सीन कंटेन बोथ मेजर एंड माइनर एंटीजन। ओके, तो क्या आंसर बनेगा इसका? क्या आंसर बनेगा इसका? इसका आंसर आपका रहेगा ए। अब बाकी तीनों सही क्यों हैं और फर्स्ट ए ऑप्शन गलत क्यों है? देखिए, इसने कहा है टू लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली, है ना। ये कह रहा है कि दो वैक्सीन साथ में नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन दोनों वैक्सीन की साइट अलग अलग होनी चाहिए, है ना। ये वैक्सीन ए है जो लाइव वैक्सीन है, ये वैक्सीन बी है जो लाइव वैक्सीन है, ठीक है। ओके, इन दोनों को एक साथ एक टाइम पे दिया जा सकता है, लेकिन साइट अलग अलग रखनी है ना। दोनों को एक ही साइट में या कॉमन इंजेक्शन से नहीं देना है ना। दोनों को अलग अलग इंजेक्शन से अलग अलग साइट पे दे सकते हैं। लेकिन बात करें इसमें बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइव वैक्सीन दी जा रही है तो उसमें क्या रहता है, मैक्सिमम केसेस में लाइव वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। ओके, जैसे ओपीवी को छोड़ दें तो अपनी 99.9% वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज पर्याप्त होती है, ठीक है। बाकी ओपीवी वगैरह में क्या करते हैं अपन, उसकी रिपीटेड बूस्टर डोज देते रहते हैं, लेकिन बाकी दूसरी लाइव वैक्सीन की बात करें तो उनमें जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड। सी ऑप्शन की बात करें, सिंगल डोज गिवन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, तो वही बी ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सेम स्टेटमेंट इसके लिए लागू होता है। डी है, लाइव वैक्सीन कंटेंट बोथ है मेजर एंड माइनर एंटीजन, है ना। अब लाइव वैक्सीन के अंदर क्या रहता है, पूरा जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो रहता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, तो उसके अंदर मेजर एंटीजन भी होते हैं और माइनर एंटीजन भी होते हैं, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, टू लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको कि दोनों साथ में दी जा सकती है ना। ओके, चलिए गुड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज दी, है ना। इनमें से आपको बताना है कि सबसे हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। बताइए क्या आंसर बनेगा। ए है बीसीजी वैक्सीन, बी पोलियो, सी मीजल्स एंड डी डीपीटी। क्या आंसर बनेगा, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज दी। देखिए, दो तरह की सेंसिटिविटी होती है वैक्सीन में, एक होती है फ्रीज सेंसिटिव, एक होती है हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होती है इनको मेनली 0 डिग्री के आसपास रखा जाता है ना। ओके, इनको मतलब अपन ऊपर का जो टेम्परेचर रहता है, जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं कुछ वैक्सीन होती है जो 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखी जाती है, तो हीट सेंसिटिव को अपन उस क्राइटेरिया में नहीं रखेंगे। हीट सेंसिटिव मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पे इसके डिस्ट्रॉय या इनएक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है, ये हीट के लिए सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर इसके लिए सही नहीं है ना। तो ये हीट सेंसिटिव हो गई, तो मतलब ये 0 डिग्री के आसपास रहना पसंद करेगी। एक होती है क्या, फ्रीज सेंसिटिव, मतलब अगर वो जम गई, फ्रीज हो गई, तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, है ना। तो उनको मेनली अपन 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए है बीसीजी, बी है पोलियो, सी है मिजल्स एंड डी है डीपीटी। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, है ना। बिल्कुल ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पोलियो की बात करें या ओपीवी की बात करें, ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है ये, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ना। ओके, तो बात करें अपन किसकी, पोलियो की बात कर रहे हैं, ओपीवी की बात कर रहे हैं, ये क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इसको अपन ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, है ना। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर बी रहेगा पोलियो, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा पोलियो।
अब एक इससे सिमिलर मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और सभी अपना करेक्ट आंसर पुट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है ये, कंसिडर द फॉलोइंग वैक्सीन, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एंड ओरल पोलियो वैक्सीन। What is the correct order of the above vaccine as per their sensitivity to heat, most sensitive to least sensitive, है ना। हीट सेंसिटिविटी का सेम क्वेश्चन बना है, अभी आपने ओपीवी को क्लिक किया था तो उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने ये थोड़ा, है ना, नॉर्मली ऐसे पैटर्न का अपन क्वेश्चन देखते नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव वैक्सीन as per their sensitivity to heat, most sensitive to the least sensitive, given in national immunization schedule। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? ए ऑप्शन कह रहा है 4321 ओपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, देन हेपेटाइटिस बी, देन बीसीजी। बी ऑप्शन कह रहा है 2134। सी ऑप्शन है 2143 एंड डी है 4312। सभी अपना अपना आंसर पुट करेंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं इस एक्सप्लेनेशन से आपको बता देता हूं। आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? 4312। 4312 का मतलब क्या हो गया? ओपीवी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ओपीवी सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, उसके बाद में आईपीवी, उसके बाद में बीसीजी एंड सबसे कम हीट सेंसिटिव कौन सी है? हेपेटाइटिस बी है। अब इसका ऑर्डर आप यहां से देखेंगे, है ना। ओके, अब या तो आप इस प्लॉट से समझ लोगे क्योंकि मैंने ये जो डायग्राम लिया है इसके अंदर हीट सेंसिटिव एंड फ्रीज सेंसिटिव दोनों वैक्सीन के बारे में दिखा रखा है, लेकिन अपना क्वेश्चन किसके बारे में था? हीट सेंसिटिव के बारे में क्वेश्चन था, मतलब थर्मो लायबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ने पे उसके लायबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सेंसिटिव टू हीट, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगी। अब इसमें देखें सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव कौन होती है? अगर आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी देखने को मिले तो उसको सबसे ज्यादा आपको क्लिक करना है ना, ओपीवी से भी ज्यादा। उसके बाद में जो सेकंड नंबर आती है वो येलो फीवर, येलो फीवर हीट सेंसिटिव ज्यादा होती है ओपीवी से। थर्ड नंबर पे आती है कौन सी? ओपीवी, जो अपना डी ऑप्शन था यहाँ पे, जिसमें अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों में करेक्ट आंसर माना था कि सबसे ज्यादा कौन होगी? ओपीवी होगी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, देन येलो फीवर की वैक्सीन, उसके बाद में ओपीवी, फिर आती है अपनी मीजल्स एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल्स। ये जो सीक्वेंस है ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ना, इसलिए मैंने सब कुछ साथ पढ़ाने का रखा कि इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूटेड मीजल्स के बाद में बात करें, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, डीटी, बीसीजी एंड टीटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ठीक है, आंसर क्या बनेगा? देखिए जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बात करें अपन, ठीक है, क्या आंसर बनेगा? तो अपने को दे रखी है क्या? ओपीवी, आईपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। ओके, तो क्या रहेगा? पहले ओपीवी रहेगा, फिर आईपीवी रहेगा, ओपीवी के बाद में आईपीवी रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा? हेपेटाइटिस बी रहेगा एंड बीसीजी रहेगा। तो करेक्ट आंसर तो अपना क्या रहेगा यहाँ पे? 4321, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, है ना, ये डी नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गलत दे दिया गया है, ठीक है ना। आंसर क्या रहेगा अपना? ए रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आपको दिखा रखी है, हीट सेंसिटिविटी एंड फ्रीज सेंसिटिविटी, है ना। हीट में देखिए, हीट के लिए सेंसिटिव कौन कौन सी है? जो ओपीवी हो गई, एमएमआर हो गई, मीजल्स वगैरह, जो मतलब लाइव वैक्सीन मोस्टली जो होती है वो हीट सेंसिटिव ज्यादा होती है, एंड जो किल्ड वैक्सीन होती है वो फ्रीज सेंसिटिव ज्यादा होती है। ये एक तरीके से आपको हिंट मिल जाएगा इससे, है ना। तो पेंटा वगैरह हो गई, पेंटा, निमो, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, ये सारी किल्ड वैक्सीन होती है, तो ये फ्रीज सेंसिटिव ज्यादा होती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो मेनली, है ना। ओके, तो ये आपको करेक्ट याद रखना है। मोस्ट थर्मोलाइबल वैक्सीन होती है जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी होती है, एंड मोस्ट थर्मोस्टेबल कह दो या फ्रीज सेंसिटिव कह दो, वो कौन सी होती है? टीटी वैक्सीन होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबको इसका आंसर देना है ना, सबको इसमें इन्वॉल्व होना है।
अच्छे से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करना है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन को अपन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि क्लास आपके लिए काफी इफेक्टिव रहे। ऑल द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, ए है सार्क वैक्सीन, बी है जापानीज एनसेफेलाइटिस, सी है रेबीज एंड डी है येलो फीवर। तो इनमें से कौन सी किल्ड नहीं है, मतलब कौन सी लाइव वैक्सीन है, ये पूछा है आपको। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, कौन सी लाइव वैक्सीन है? तो येलो फीवर जो होती है वो क्या होती है, लाइव वैक्सीन होती है ना। ओके, तो येलो फीवर क्या है, लाइव वैक्सीन है। ठीक है, तो येलो फीवर यहाँ पे क्या है, लाइव वैक्सीन है, बाकी सारी क्या है, किल्ड वैक्सीन है ना। तो आंसर क्या बनेगा अपना यहाँ पे, डी बनेगा, येलो फीवर। अब लाइव वैक्सीन के बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है, जो लाइव वैक्सीन होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ये भी आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, तो पहले से मैं आपको बता देता हूं, आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। लाइव वैक्सीन जो होती है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट के अंदर एंड प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ठीक है, चलिए ओके। अब येलो फीवर का जो मेनली ट्रेवल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, येलो फीवर सर्टिफिकेट से लेकर के, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, अगर किसी ने पहले, अब नई जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी ने पहले येलो फीवर की वैक्सीन लगा रखी है तो उसका सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग के लिए वैलिड कर दिया गया है ना। उसका सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग वैलिड कर दिया गया है। पहले कितनी वैलिडिटी थी, पहले जो थी वैलिडिटी वो 10 ईयर्स की थी, है ना। कि अगर एक बार येलो फीवर वैक्सीन लगी है तो वो उसका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया क्राइटेरिया, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। येलो फीवर अब 10 साल तक के लिए नहीं, अगर एक बार येलो फीवर की वैक्सीन लग गई है तो वो लाइफ लॉन्ग इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, ओके। दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर आज किसी ने येलो फीवर की वैक्सीन लगाई है तो उसका सर्टिफिकेट कितने दिन बाद में अप्रूव होगा, है ना। मतलब कितने दिन बाद में वो येलो फीवर के लिए इम्यून माना जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है वो 10 डेज का रहता है। कितना रहता है, 10 डेज का रहता है। ये भी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, पहले भी 10 दिन ही था लेकिन इसके साथ में थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या, ठीक है, जो वैलिडिटी है वो लाइफ लॉन्ग कर दी है, ठीक है ना। बाकी ये जो क्राइटेरिया है कि 10 दिन बाद में सर्टिफिकेट वैलिड होगा वो अभी भी वही है ना। ओके, तो येलो फीवर के बारे में ये दो बातें याद रखेंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन बनती है येलो फीवर से रिलेटेड, ये कि अगर कोई येलो फीवर की एंडेमिक एरिया है, येलो फीवर का एंडेमिक एरिया है, वहां पे ये प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं। ये लाइव वैक्सीन है लेकिन एकमात्र एक्सेप्शन है लाइव वैक्सीन में कि ये अगर एंडेमिक एरिया है वहां पे दे सकते हैं, है ना। येलो फीवर में एंडेमिक एरिया है तो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, येलो फीवर जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कब, लैक्टेशन के दौरान। लैक्टेशन में येलो फीवर की वैक्सीन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है, ओके। तो सारी वैक्सीन लैक्टेशन के दौरान दी जा सकती है लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगी क्या, येलो फीवर। ये पॉइंट भी नोट कर देंगे। एंडेमिक एरिया के अंदर लाइव वैक्सीन होते हुए भी इसको प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं, और ये लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगी लैक्टेशन में, बाकी सारी वैक्सीन लैक्टेशन के दौरान मदर को दे सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आंसर डी रहेगा। और येलो फीवर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है ना। तो ये इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है येलो फीवर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओपीवी इज मॉनिटर्ड बाय वीवीएम डिपेंड्स अपॉन, है ना। तो वीवीएम में अपन किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा है। द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन इज मॉनिटर्ड बाय वीवीएम डिपेंड्स अपॉन। ए है चेंज इन द कलर ऑफ वैक्सीन, बी है टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द सिस्टम, सी है वायरल पोटेंसी टेस्ट, एंड डी है चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर। क्या आंसर बनेगा, द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम ऑफ ओपीवी इज मॉनिटर्ड बाय वीवीएम। क्या वहां पे वैक्सीन में कलर में चेंज होता है, नहीं, वैक्सीन के कलर को अपन नहीं देखते, अपन किसके कलर को देखते हैं, वीवीएम के कलर को देखते हैं, जिसमें क्या होता है, बाहर सर्किल होता है, ठीक है, और अंदर बॉक्स होता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, अंदर जो होता है वो लाइट कलर का होता है, बाहर डार्क होता है ना। नॉर्मल अगर वैक्सीन क्या है, वैक्सीन यूजेबल है तो उसमें ऐसा रहता है कि वैक्सीन अभी
इसका कंपोनेंट सही है, इसके कंपोनेंट में कोई खराबी नहीं है, हीट से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो वो अंदर वाला जो रहेगा पोर्शन बॉक्स रहेगा वो लाइट कलर का रहेगा, है ना। ओके, उसके बाद में अगर क्या हुआ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं तो वो लाइट से क्या हो सकता है, सेम कलर का हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वो डार्क हो गया या एकदम ब्लैक हो गया, या तो क्या हो गया इससे डार्क हो गया या पूरा क्या हो गया ब्लैक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है ना। ओके, तो चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस वैक्सीन की मॉनिटरिंग करेंगे। आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी रहेगा, चेंज इन कलर ऑफ मॉनिटर, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैंने 4 ग्रेडिंग बता दी। एक तो जो नॉर्मल आउटर सर्किल का क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है, और अंदर वाला जो रहता है व्हाइट कलर का रहता है ना। ओके, तो बाहर वाला सर्किल कैसा रहता है, ब्लू कलर का रहता है, अंदर वाला सर्किल जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ग्रेड 1 में क्या होगा, देखिए इसको 4 ग्रेडिंग में इसकी मॉनिटरिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ठीक है। ओके, ग्रेड 1 के अंदर क्या रहेगा, जो नॉर्मल जैसी वैक्सीन आई थी वैसी है, और अंदर वाला जो बॉक्स है वीवीएम का, जो अंदर वाला बॉक्स है ना, स्क्वायर शेप में जो होता है वो, है ना, इनर स्क्वायर, वो व्हाइट कलर का है एकदम, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ग्रेड सेकंड में क्या हो गया कि ये लाइट ब्लू कलर का है ना, क्या हो गया, बाहर वाले सर्किल से थोड़ा लाइट है, पहले व्हाइट था अब बिल्कुल लाइट है, मतलब उसके जैसा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा उसके जैसा हो गया है, लाइट ब्लू कलर का, उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड कंडीशन में क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन बनी कि बाहर वाला सर्किल और अंदर वाला स्क्वायर दोनों एक जैसे कलर के हो गए, अपन डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि बॉक्स कौन सा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उसको यूज नहीं करना है, और अगर क्या हो गया है पूरा पर्पल हो गया है, ब्लैक हो गया है, तो उस कंडीशन में भी यूज नहीं करना है ना। ओके, तो ये 4 ग्रेडिंग होती है इसकी ओपीवी की मॉनिटरिंग की वीवीएम के ऊपर, है ना। ओके, तो ये चारों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो वीवीएम के थ्रू ओपीवी की मॉनिटरिंग की जाती है ना। ओके, तो याद रह जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल्क वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है आपको बताना है। ए है लाइव वैक्सीन, बी है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, सी है किल्ड वैक्सीन एंड डी है टॉक्सोइड। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, जो साल्क वैक्सीन है वो किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड। बताइए क्या आंसर बनेगा। तो ये साल्क वैक्सीन क्या है, ये पोलियो की वैक्सीन है, तो ये किस टाइप की वैक्सीन है बताइए, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। जो सेबिन वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है, जो साल्क वैक्सीन है वो कैसी है, साल्क है वो किल्ड है ना। सेबिन कौन सी है, जो ओपीबी है वो सेबिन है, साल्क कौन सी है जो आईपीवी है इंजेक्टेबल है, वो क्या है, किल्ड वैक्सीन है। तो ये किस टाइप की वैक्सीन हो गई, ये आंसर रहेगा अपना क्या, इसके अंदर सी, किल्ड वैक्सीन रहेगा। क्या बनेगा, किल्ड वैक्सीन इसका आंसर बनेगा। जो ओपीवी होती है उसको किस नाम से जानते हैं अपन, सेबिन नाम से जानते हैं, ठीक है, और वो किस तरीके की वैक्सीन है, वो लाइव वैक्सीन है। जो आईपीवी है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, साल्क वैक्सीन, वो कैसी है, वो किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वायरस, ठीक है, या वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, ये कंडीशन किसके साथ डेवलप हो सकती है, ओपीवी या आईपीवी, ये कंडीशन कौन सा करा सकता है, आईपीवी कराएगा या ओपीवी कराएगा, बताइए क्या आंसर बनेगा। ये कराता है जो ओपीवी के अंदर कंपोनेंट होते हैं वो करवाते हैं, लाइव वैक्सीन वाले, है ना, लाइव वैक्सीन से ये एसोसिएट रहते हैं मेनली, ठीक है। तो ये बात भी आपको साथ में याद रखनी है ना। ओके, तो वेब के इंसिडेंस की बात करें तो ओपीवी में मिलते हैं, लेकिन आईपीवी के अंदर कोई वैक्सीन एसोसिएट पोलियो पैरालिसिस अपन को नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो ये अपना किल्ड वैक्सीन के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर इन एन आईएलआर आइसलाइन रेफ्रिजरेटर 8 पीएससी इज रिकॉर्डेड यूजिंग, इसका क्वेश्चन बनता है आईएलआर के अंदर टेम्परेचर आप किस तरीके से देखते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट की सहायता से टेम्परेचर देखा जाता है। आप जो कह रहे हो कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को यहाँ रखना है, कोल्ड हीट सेंसिटिव वैक्सीन को यहाँ रखना है, ठीक है ना,
फ्रीज सेंसिटिविटी को ज्यादा है ना 2 से 8 के बीच में रखना है, इसको 0 के आसपास रखना है हीट सेंसिटिविटी को। तो ये आप किसके अकॉर्डिंग मॉनिटर करोगे? अगर लाइट कट गई, ठीक है ना, लाइट लंबे टाइम तक कट हो गई, तो आप किस तरीके से मॉनिटर करोगे कि टेम्परेचर है वो अब नॉर्मल रेंज से बाहर चला गया है? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए एक पीएससी में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर, है ना? ए है काटा थर्मामीटर, बी है स्लिंग साइक्रोमीटर, सी है डायल थर्मामीटर एंड डी है एनीमोमीटर। क्या आंसर बनेगा इसका? इसका आंसर भी अपना क्या रहेगा? सी रहेगा, डायल थर्मामीटर। क्या रहेगा? डायल थर्मामीटर इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डायल थर्मामीटर, ठीक है ना। ये आईएलआर के अंदर लगा होता है, ठीक है, ओके। और इसमें थर्मोकपल के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है ना। अगर आपका क्वेश्चन बने कि जो डायल थर्मामीटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे या कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, तो थर्मोकपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ये भी लिख लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इन आईएलआर एट पीएससी इज रिकॉर्डेड यूजिंग डायल थर्मामीटर। क्या आंसर बनेगा? डायल थर्मामीटर इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए, ओके। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि दिन में कितनी बार मॉनिटरिंग करनी होती है एक पीएससी के अंदर, है ना। डायल थर्मामीटर से दिन में कितनी बार मॉनिटरिंग करोगे? तो दिन में 2 बार मॉनिटरिंग की जाती है। कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है, ट्वाइस डेली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग याद रखने हैं, है ना। डायल थर्मामीटर से दिन में 2 बार क्या करनी है? दिन में 2 बार मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, ओके। कि टेम्परेचर नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन डायल थर्मामीटर से रिलेटेड बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट। सबसे ज्यादा कोल्ड चेन फेलियर की रिस्क कहाँ रहती है? है रीजनल लेवल, बी है डिस्ट्रिक्ट, सी पीएससी लेवल एंड डी सब सेंटर एंड विलेज लेवल, ठीक है, ओके। तो आप बताइए सबसे ज्यादा कोल्ड चेन फेलियर होने की रिस्क कहाँ रहेगी? सबसे ज्यादा कोल्ड चेन फेलियर होने की रिस्क कहाँ रहेगी? आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट करेंगे। क्या आंसर बनेगा? कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट कहां पे रहेगी? ये जो सबसे ज्यादा रहेगी वो सब सेंटर लेवल पे रहेगी। कहां पे रहेगी? सब सेंटर लेवल पे, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, क्योंकि बाकी जगह क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है। रीजनल लेवल कह दो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कह दो, पीएससी लेवल कह दो, हर जगह क्या है वहां पे स्टोरेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटी है ना, ओके। लेकिन सब सेंटर लेवल पे बात करें तो वहां पे स्टोर करने के लिए या देने के लिए क्या रहेगा? सब सेंटर लेवल की बात करें तो मेनली क्या रहेंगे? वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर रहेंगे वहां पे, ठीक है, ओके। तो वो 48 से 72 घंटे तक सेफ है, उसके बाद में उसमें आप वैक्सीन नहीं रख सकते, है ना। तो 2 से 3 दिन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस टाइम पीरियड के अंदर क्या रहेगा वो यूज कर सकते हैं। मतलब आप सेशन के अंदर निकले हो तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे स्टोर नहीं कर सकते। सब सेंटर लेवल पे आप स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोरेज कैपेसिटी ना होने के कारण वहां पे सबसे ज्यादा रहता है क्या? फेलियर, है ना, ओके। तो कोल्ड चेन फेलियर मतलब क्या हो गया कि वैक्सीन खराब हो गई है, वैक्सीन डिस्कार्ड कहाँ पे हो रही है सबसे ज्यादा, है ना। टेम्परेचर का जो मेंटेन रखने का जो कोल्ड चेन का सिस्टम होता है वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है सबसे ज्यादा? वो सब सेंटर लेवल पे हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो पीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह में आईएलआर डीप फ्रीज ये सब फैसिलिटी सब सेंटर लेवल पे उपलब्ध नहीं है ना, ओके। अगर आपका क्वेश्चन बने कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन, तो वो क्या रहता है? आईएलआर रहता है। आईएलआर को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट बनाया गया है, कंपोनेंट माना गया है, ठीक है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर को सबसे इंपोर्टेंट कंपोनेंट बनाया गया है कोल्ड चेन का, ठीक है ना। चलिए, ओके। बाकी डायल थर्मामीटर वगैरह के बारे में आपको क्वेश्चन में बता चुका हूं। नेक्स्ट है in one single visit a 9 month old unimmunized child can be given the following vaccine। आंसर बताएंगे क्या रहेगा? 9 मंथ का बच्चा है और इससे पहले उसका कभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम आया है आपके पास, तो उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी बताएंगे। क्या आंसर बनेगा? ए है ओनली बीसीजी, बी है बीसीजी डीपीटी ओपीवी, सी है डीपीटी ओपीवी 1 एंड मीजल्स, एंड डी है बीसीजी डीपीटी 1 ओपीवी 1 एंड मीजल्स। बताइए
इन वन सिंगल विजिट ए 9 month old अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड कैन बी गिवन द फॉलोइंग वैक्सीन। सिर्फ बीसीजी क्या ये सही है, या बीसीजी डीपीटी ओपीवी ये सही है, डीपीटी ओपीवी मीजल्स ये सही है, या बीसीजी डीपीटी ओपीवी एंड मीजल्स ये सही है? क्या आंसर बनेगा? डी बनेगा यहाँ पे। देखिए बीसीजी जो है वो 1 साल तक दे सकते हैं, बाकी जो डीपीटी की जो फर्स्ट डोज कब लगती है? 6 वीक के अंदर लगती है ना। बीसीजी कब लगती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ लगती है। ओपीवी की 0 डोज लगती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन अब बच्चा 9 मंथ पे आया है तो अब 0 डोज तो नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? जो 6 वीक्स पे लगनी चाहिए थी फर्स्ट डोज, वो अपन यहाँ 9 मंथ में दे देंगे। और मीजल्स जो 9 मंथ में अपन देते हैं, 9 से 12 मंथ के बीच में इसका स्टार्टिंग पीरियड होता है। 9 मंथ से पहले मीजल्स नहीं देते हैं, है ना। 9 मंथ से पहले मीजल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। उसका रीजन मैं पहले भी बहुत सारी क्लासेस के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका रीजन ये होता है कि मैटरनल एंटीबॉडी बेबी के अंदर मौजूद रहती है 6 to 9 मंथ तक, है ना। तो 6 मंथ तक बात करें अपन, मेनली मैटरनल एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीजल्स से बचाने के लिए। इसलिए मीजल्स एक लाइव वैक्सीन है, और लाइव वैक्सीन अपन इस कंडीशन में नहीं देंगे, क्योंकि ये मैटरनल एंटीबॉडी मौजूद हो जाने के कारण इफेक्टिवली एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी। इसलिए अपन 9 मंथ के बाद में इसको दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे। आंसर क्या बनेगा? देखिए मीजल्स भी है, ओपीवी देंगे, डीपीटी देंगे, बीसीजी देंगे, डी आंसर सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। ओके, अब आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। उसका आंसर देंगे सभी। ठीक है। एन 11 month old unimmunized child come for immunization, which of the following vaccine should be given? ठीक है, चार ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे। ए कह रहा है बीसीजी ओपीवी डीपीटी हेपेटाइटिस बी, ये देंगे। बी कह रहा है कि ओपीवी डीपीटी एमआर देंगे, बीसीजी नहीं देंगे, बी ऑप्शन ये कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है बीसीजी देंगे, डीपीटी देंगे, एमआर देंगे, लेकिन ओपीवी नहीं देंगे। डी ऑप्शन कह रहा है कि ओपीवी भी देंगे, डीपीटी भी देंगे, एमआर भी देंगे, हेपेटाइटिस बी भी देंगे, लेकिन यहाँ पे बीसीजी नहीं देंगे, है ना। देखिए ऐसे ऑप्शन आपको कई बार देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या नहीं दे रहे हैं? ए ऑप्शन के अंदर ये एमआर नहीं दे रहे, बी ऑप्शन के अंदर ये बीसीजी नहीं दे रहे, सी ऑप्शन के अंदर ये ओपीवी नहीं दे रहे, एंड डी ऑप्शन के अंदर ये बीसीजी नहीं दे रहे। तो अब आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? एन 11 month अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड कम फॉर इम्यूनाइजेशन। देखिए ये सारी वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि बेबी अभी 1 साल से छोटा है ना। तो 1 साल तक बीसीजी दी जाती है, तो ये जो सारी वैक्सीन है ये अपन दे सकते हैं, जितनी भी आपको ऑप्शंस के अंदर दिखा रखी है। लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपको चूज करना है, तो आप कौन सा करोगे एबीसीडी में से? बताइए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या आंसर बनेगा। 11 month unimmunized child comes for immunization, which vaccine should be given in this visit? ठीक है, आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा यहाँ पे ए, क्योंकि जो प्रायोरिटी वैक्सीन रहेगी वो अपन मेनली देंगे। बीसीजी को अगर यहाँ पे 11 मंथ पे नहीं दिया, तो अगर यहाँ पे ना देकर के अपन नेक्स्ट विजिट का वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट विजिट में देंगे, तो तब तक बीसीजी का क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 12 मंथ तक के अंदर अंदर देनी रहती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन मतलब बीसीजी को तो अपन को इंक्लूड करना है, ठीक है। ओके, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बात करें कि सेकंड बचा है एमआर दोगे या ओपीवी दोगे, तो ओपीवी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एमआर की वैक्सीन तो 6 to 9 मंथ तक उसमें पहले से थी, है ना। और अपन नेक्स्ट विजिट के अंदर एमआर उसको दे सकते हैं, लेकिन ओपीवी जो 1 साल में लगभग 3 से 4 बार दी जाती है, वो अभी तक एक बार भी नहीं मिली है। मतलब ओपीवी की अपन ज्यादा इंपोर्टेंस रखेंगे मीजल्स के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 बार पोलियो का अगेंस्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए था, वो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो अपन ओपीवी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बीसीजी डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी ए को करेक्ट करेंगे। एमआर जो नेक्स्ट विजिट रहेगी, है ना, 4 वीक्स बाद में भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। ओके, आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी शुड बी गिवन टुगेदर इन ऑल एक्सेप्ट, किसके अंदर अपन दोनों साथ में नहीं देंगे? एक्टिव एंड पैसिव मतलब एक्टिव का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको वैक्सीन देनी है, एंड पैसिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप क्या दोगे? रेटिमेंट एंटीबॉडीज दोगे।
क्या आंसर रहेगा? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी शुड बी गिवन टुगेदर इन ऑल एक्सेप्ट। देखिए टिटनस के अंदर देते हैं अपन, टिटनस की वैक्सीन भी देते हैं और इम्यूनोग्लोबिन भी दे सकते हैं, ठीक है। रेबीज के अंदर बिल्कुल देते हैं, कैटेगरी 3 याद कीजिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के अंदर भी अपन देते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। लेकिन बात करें अपन किसकी? मीजल्स की। मीजल्स के अंदर ऐसा नहीं दिया जाता है ना। मीजल्स की बात करें तो मीजल्स के अंदर अपन एंटीबॉडीज नहीं देते, सिर्फ वैक्सीन देते हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव होती है। मीजल्स की वैक्सीन बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है, क्योंकि अगर टाइमली मीजल्स की वैक्सीन दे दें तो ये एंटीबॉडीज बहुत 10 दिन के अंदर अंदर बना देती है ना। 10 दिन के अंदर एंटीबॉडी बना देती है, मतलब उसके इंक्यूबेशन पीरियड से पहले ही बना देगी, है ना। कि मान लो आज क्या हुआ, मीजल्स का एक्सपोजर भी हुआ और आज वैक्सीन भी लग गई, तो इसको सिम्टम आने में लगभग जितने दिन लगेंगे 10 से 12 दिन, उससे 1-2 दिन पहले इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाएगी, है ना। और दूसरा मीजल्स कैसी है, लाइव वैक्सीन है। तो मैक्सिमम आप देखोगे कि अगर इसी में एक्टिव और पैसिव साथ में दे रहे हैं तो वो मैक्सिमम जो वैक्सीन जो होगी वो किल्ड वैक्सीन होगी। लाइव के साथ में ऐसा कम देखने को मिल सकता है। किल्ड वैक्सीन जो होती है वो कम एफिकेशियस होती है लाइव के कंपेयर में, इसलिए इसमें कई बार साथ में एंटीबॉडीज दी जाती है। लेकिन लाइव वैक्सीन खुद में काफी इफेक्टिव होती है और एंटीबॉडी साथ में देने पर लाइव वैक्सीन की एफिकेसी कम हो सकती है, इसलिए लाइव वैक्सीन के साथ में मेनली ये नहीं दी जाती है ना। ये कुछ कॉन्सेप्ट इसके साथ में याद रख लेंगे। आंसर क्या रहेगा अपना? सी रहेगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सी रहेगा मीजल्स के अंदर, ठीक है ना। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, वैक्सीन देते हैं। पैसिव की मतलब क्या हो गया, वहां पे एंटीबॉडीज दे रहे हो, है ना। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी? ए है रुबेला, बी है डिप्थेरिया, सी टिटनस एंड डी है हेपेटाइटिस बी। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं इसका। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी? लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। लाइव वैक्सीन जो रहती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है प्रेगनेंसी के अंदर, है ना। ओके, तो आंसर देखिए, इसमें से लाइव वैक्सीन कौन सी है? डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों क्या है, किल्ड है। लाइव कौन सी है? रुबेला है, जो एमएमआर के अंदर यूज होती है, ठीक है ना। तो एमएमआर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। और इससे रिलेटेड ही एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं मैं। Which of the following vaccine can be given to a pregnant woman? ए है कोविड वैक्सीन, सेकंड है एमएमआर वैक्सीन, सी है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड फोर्थ है रेबीज वैक्सीन, ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? एमएमआर वैक्सीन है वो अपन नहीं देते हैं। बाकी कोविड को अपन ने अप्रूव किया था, क्योंकि कोविड वैक्सीन के जो आउटकम था वो इस डिजीज के जो कॉम्प्लिकेशन है उससे कहीं ज्यादा अच्छा था, इसलिए कोविड वैक्सीन तो अपन देते हैं। हेपेटाइटिस बी देते हैं, रेबीज देते हैं, ये दोनों किल्ड वैक्सीन है। तो मीजल्स, मम्प्स, रूबेला की बात करें, एमएमआर की बात करें, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, क्योंकि ये किस टाइप की वैक्सीन है? ये लाइव वैक्सीन है ना। ओके, तो लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रही प्रेगनेंसी में, तो सेकंड को हटा देंगे, क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आंसर बनेगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बनेगा, ठीक है। ओके, तो एमएमआर जो वैक्सीन है वो कैसी है? लाइव वैक्सीन है, और लाइव वैक्सीन जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है ना। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसिरा इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे एंटीसिरा ऑब्टेन किया जाता है? ए है जिनिया पिग, बी है रैबिट, सी है रेट एंड डी है हॉर्स। तो जो एंटीसिरा होती है वो किससे ऑब्टेन की जाती है? एंटीसिरा का मतलब क्या हो गया कि ये एंटीबॉडी है जो दूसरे एनिमल से ऑब्टेन की जा रही है ना। क्या है ये? एंटीबॉडीज है जो दूसरे एनिमल से ऑब्टेन की जा रही है। तो देखिए, जब ऐसी सिरा नाम आता है एंटीसिरा, सिरा एंटीसिरा, जो वो मेनली हॉर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। ओके, तो एंटीसिरा जो रहती है वो मेनली हॉर्स से ऑब्टेन की जाती है। एंटीसिरा मेनली हॉर्स के लिए यूज किया जाता है। इक्वाइन एंटीसिरा कह सकते हैं अपन, है ना। ओके, तो एंटीसिरा, सिरा का मतलब क्या होता है? एंटीजन होता है। सिरा का मतलब होता है एंटीजन। ये अलग अलग नाम है ना। कई बार आपको सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी के तौर पे लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आपको सिर्फ सिरा या एंटीसिरा के तौर पे देखने को मिलेगा, है ना। तो मेनली बात करें अपन एंटीसिरा किससे प्राप्त करते हैं? हॉर्स से प्राप्त करते हैं, है ना। आपको ऐसा देखने को मिलेगा इक्वाइन एंटीसिरा। इक्वाइन वर्ड किसके लिए यूज होता है? हॉर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इक्वाइन एंटीसिरा मतलब क्या हो गया कि ये हॉर्स से एंटीबॉडीज ऑब्टेन की जाती है। तो जो हॉर्स के अंदर अगर एंटीबॉडी बनेगी और उसका ह्यूमन के अंदर यूज रहेगा तो उसके क्या साइड इफेक्ट कम रहते हैं, इसलिए हॉर्स के अंदर बनी हुई एंटीबॉडीज को प्रेफर किया जाता है ना।
और अपन बात करें अगर किसी दूसरे ह्यूमन से एंटीबॉडीज अपन ले रहे हैं तो उसमें और कम साइड इफेक्ट रहेंगे, क्योंकि सेम स्पीसीज के अंदर क्या हो रही है, एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही है ना। ओके, जैसे आपने कोविड के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा, उसमें भी यही था कि जो हेल्थी, जो मतलब क्या है कि इसको कोविड पहले हो रखा था और अब हेल्थी है तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, वो डिजीज पर्सन में यूज आ सकती है ना। तो वो भी किस तरीके का एग्जांपल था, एंटीबॉडीज ट्रांसफर का एग्जांपल था, है ना। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी वैक्सीन चिल्ड्रन के अंदर पैरालिसिस करवा सकती है? ए है मीजल्स वैक्सीन, बी है सेबिन वैक्सीन, सी है डीटी वैक्सीन एंड डी है डीपीटी वैक्सीन। तो सेबिन वैक्सीन की बात करें, ये किसकी वैक्सीन है? ये पोलियो की वैक्सीन है ना। ओके, जो किस में यूज होती है? ओपीवी के अंदर यूज होती है। अब पैरालिसिस की बात आती है तो पैरालिसिस किस में देखने को मिलता है? पोलियो के अंदर देखने को मिलता है ना। पोलियो के अंदर क्या होता है? पैरालिसिस होता है। तो पोलियो की वैक्सीन साइड इफेक्ट के तौर पे पैरालिसिस करवा सकती है ना। क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? बी आंसर बनेगा, सेबिन पोलियो वैक्सीन, है ना। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो एक और क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर देता हूं मैं। वो क्वेश्चन है ये, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस इज चीफली सीन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन ऑफ ओरल पोलियो वायरस। ठीक है, वैप की बात हुई है यहाँ पे, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, या पोलियो से रिलेटेड पैरालिसिस, पैरालाइटिक पोलियो, वैक्सीन एसोसिएट पैरालाइटिक पोलियो, वैप जो कहते हैं अपन, या वैक्सीन एसोसिएट पोलियोमाइलाइटिस, एक ही बात है, अलग अलग नाम है। इट चीफली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ओनली ओपीवी थर्ड। ठीक है, चीफली क्या रहता है? चीफली मतलब मैक्सिमम केसेस के अंदर जो P3 कंपोनेंट रहता है, P3 को अपन ओपीवी थर्ड के नाम से भी जानते हैं। 3 स्ट्रेन होती है इसकी मेनली, P1, P2, P3। अब जो वैक्सीन ओपीवी यूज ली जा रही है उसके अंदर P2 कंपोनेंट अपन यूज नहीं लेते, पहले लेते थे, लेकिन अब जो ओपीवी है उसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट है, P1 एंड P3, है ना। ओके, अब ये जिस दिन चेंज किया गया था उसको नेशनल स्विच डे के तौर पे भी मानते हैं, है ना। नेशनल स्विच डे का मतलब क्या हो गया कि पहले जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन थी, ट्राइवेलेंट वैक्सीन थी जिसके अंदर 3 कंपोनेंट यूज हो रहे थे, अब जो है वहां पे सिर्फ 2 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं ना, डाइवेलेंट। ठीक है, डाइवेलेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो P1 एंड P3 किसके अंदर है? डाइवेलेंट के अंदर है। ट्राइवेलेंट में क्या था? P1, P2, P3, लेकिन P2 अब यूज नहीं करते, P2 को अपन ने इरेडिकेट कर दिया है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है, जो P3 कंपोनेंट है वो वैप कराता है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे वैक्सीन एसोसिएट ना होकर के आपको क्या दिया होता? वैक्सीन डेराइव्ड दिया होता, है ना, VDPP, वैक्सीन डेराइव्ड पैरालाइटिक पोलियो, है ना, VDPP, तो उसका आंसर क्या रहता? उसका आंसर रहता P2 कंपोनेंट ओनली OPV सेकंड, है ना। अगर वैक्सीन डेराइव्ड की बात होती तो वो कौन सा कंपोनेंट कर रहा था? P2 कर रहा था। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डाइवेलेंट वैक्सीन जो है वो इनमें से क्या नहीं करवाएगी? वैप वैप नहीं करवाएगी, VDPP नहीं कराएगी, या दोनों नहीं करवाएगी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? वो VDPP नहीं करवाएगी, है ना, वैक्सीन डायरेक्ट पोलियो माइलाइटिस नहीं करवाएगी, क्योंकि जो डाइवेलेंट वैक्सीन है जो अभी यूज आ रही है इसके अंदर P2 कंपोनेंट नहीं है। तो इसके कारण क्या हो सकता है? P2 कंपोनेंट नहीं है तो एक फायदा हो गया, वैक्सीन डायरेक्ट पोलियो माइलाइटिस होने के चांसेस अब नहीं रहे, है ना। ओके, तो अब क्या हो सकता है? सिर्फ वैप हो सकता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो माइलाइटिस, जो P3 कंपोनेंट के कारण होता है ना। OPV थर्ड जो कंपोनेंट रहता है, ठीक है, उसके कारण रहता है। ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ में याद रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी। बेबी के लिए फर्स्ट इम्यूनाइजेशन क्या रहेगा? ए है कोलेस्ट्रम, बी है हैंडिंग ओवर द बेबी टू मदर, सी है ओपीवी एंड डी है डीपीटी प्लस बीसीजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जो कोलेस्ट्रम है इसको अपन क्या मानेंगे? इसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? सिर्फ वैक्सीन देना नहीं है ना। इम्यूनाइजेशन में 2 टाइप की इम्यूनाइजेशन होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सीधा कहोगे कि सर कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी वैक्सीन आ गई? वैक्सीन नहीं होती, इसके अंदर क्या रहती है? एंटीबॉडीज रहती है। क्या रहती है?
एंटीबॉडीज रहती है। तो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी जो रहता है वो कोलोस्ट्रम के थ्रू रहता है, क्योंकि कोलोस्ट्रम में बहुत सारी एंटीबॉडीज देखने को मिलती है ना। ओके, ठीक है। तो आईजीए हो गई, आईजीडी हो गई, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, है ना। तो ये सारी जो वैक्सीन रहती है वो इस कोलोस्ट्रम के अंदर मेनली देखने को मिलती है, और इसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ न्यूबॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोलोस्ट्रम की बात करें, इसके दूसरे नाम भी कई बार पूछ ली जाते हैं। तो इसको इम्यून मिल्क के नाम से भी जाना जाता है, इसको फर्स्ट मिल्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और बेस्टिंग नाम से भी जाना जाता है ना। ओके, तो ये सारे नाम इसके याद रखोगे। अब इसकी बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंटीबॉडीज ये सब ज्यादा होता है, लेकिन कोलेस्ट्रम के अंदर फैट कम होता है ना। कोलेस्ट्रम जो रहता है वो लो इन फैट रहता है, ठीक है। ओके, तो कोलेस्ट्रम कितने दिन तक रहता है? कोलेस्ट्रम लगभग 3 से 6 दिन तक सिक्रेट होता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट कोलेस्ट्रम के रेस्पेक्ट में याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ? कौन सी वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दी जाती है? ए है ओपीवी, बी बीसीजी, सी हेपेटाइटिस बी, एंड डी है एचआईवी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन नॉट एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ? क्या आंसर बनेगा? ओपीवी 0 डोज, ओपी 0 डोज बर्थ के टाइम देते हैं, बीसीजी बिल्कुल देते हैं, ठीक है ना। बीसीजी एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, हेपेटाइटिस बी बहुत जरूरी है ना, और ये 24 आवर्स के अंदर अंदर देनी होती है। हेपेटाइटिस बी की जो सिंगल वैक्सीन आती है वो 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है, लेकिन बाद में अपन किस तौर पे देते हैं? बाद में अपन पेंटा में देते हैं, है ना। क्या देते हैं? पेंटावेलेंट वैक्सीन जो लगती है 6, 10, 14 पे, वहां पे देखिए तो क्या होगी? डीपीटी, उसके बाद में एचआईवी और हेपेटाइटिस बी, उसके तौर पे अपन हेपेटाइटिस बी बाद में देते हैं, लेकिन जो सिंगल वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर देनी होती है, ठीक है ना। ओके, एचआईवी मेनली अपन नहीं देते हैं, एचआईवी नहीं देते हैं। आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, एचआईवी मेनली पेंटा के साथ में दी जाती है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इम्यूनाइजेशन के रेस्पेक्ट में याद रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मिनिमम एज एट विच द फॉलोइंग वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड टू ए चाइल्ड एज पर पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना। ओके, तो इनमें आपको सीक्वेंस बताना है। यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे पहले क्या दोगे, उसके बाद कौन सी दोगे, उसके बाद कौन सी दोगे, है ना। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी लगेगी? बीसीजी, जेई, रोटा एंड टीडी। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन सबकी मिनिमम एज देख लेते हैं। ये बीसीजी जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ पे देनी होती है मिनिमम एज। जापानीज एनसेफेलाइटिस 9 महीने से पहले नहीं देते, ठीक है। इसका टाइम पीरियड रहता है 9 to 12 मंथ के आसपास देनी रहती है, ठीक है। ओके, रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा जो रहती है वो अपन 6 वीक्स पे देते हैं मिनिमम एज। एंड टीडी वैक्सीन है जिसके अंदर क्या है? टेटनस वैक्सीन प्लस एडल्ट डिप्थीरिया, ये मिनिमम 7 ईयर्स वाले को दी जाएगी, है ना। मोर देन इक्वल टू 7 ईयर्स, 7 साल से जो बड़े रहेंगे उन सब के अंदर, बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट के अंदर ये टीडी वैक्सीन दे सकते हैं, एडल्ट के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बीसीजी वैक्सीन, जेई वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन और टीडी वैक्सीन। तो सबसे पहले क्या देंगे? बीसीजी, तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा, है ना, ए और बी, इनमें से चूज करना है। उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में है थर्ड रोटावायरस, ठीक है। उसके बाद में क्या है? सेकंड जेई जो 9 to 12 मंथ पे है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद में 1.5 मंथ में रोटा हो गई, उसके बाद में 9 मंथ या 9 to 12 मंथ पे जेई हो गई, और सबसे लेट अपन क्या देंगे? टीडी देंगे, है ना, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन टीडी का है वो, और वो 7 साल से बड़ों के अंदर दी जाएगी। तो सबसे लास्ट अपन क्या? टीडी को रखेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? बी रहेगा। सीक्वेंस आपको पूछा है तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, है ना, इसलिए मैंने पहले से आपको बता दिया है, ठीक है। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा? वो रहेगा 1, 3, 2, 4, बीसीजी, रोटा, जेई एंड टीडी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवेंट रिलेटेड टू वैक्सीनेशन which can be contraindicated for the next vaccination of similar या identical type. ये सिनकॉप फॉलोइंग MMR वैक्सीन, बी है एनसेफेलोपैथी फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीन,
सी है एब्सेस एट द इंजेक्शन साइट आफ्टर डीपीटी वैक्सीन, एंड डी है गैस्ट्रोएंटराइटिस फॉलोइंग एमएमआर वैक्सीन, है ना। ओके, तो इसमें एबनॉर्मल साइड इफेक्ट क्या है? एक तो नॉर्मल या प्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर डीपीटी दिया है तो उसमें बुखार आने की चांसेस है, ठीक है। अगर पेंटा लगा है तो वहां पे दर्द हो सकता है, आईएम लगी हो कोई वैक्सीन तो वो दर्द कराएगी, तो ये क्या है? प्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट है उसके। लेकिन इनमें से आपको अलग करना है कि अनप्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट कौन सा है, जो नॉर्मली अपन को नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जो एनसेफेलोपैथी है वो नॉर्मली डीपीटी के साथ में नहीं देखने को मिलती, है ना। तो अगर एनसेफेलोपैथी डेवलप हो गई डीपीटी के अगेंस्ट, इसका मतलब क्या है कि इसने सीएनएस को नुकसान पहुंचाया है। अगर नेक्स्ट वैक्सीन दी गई तो ये सीजर वगैरह करवा सकती है, इसलिए नेक्स्ट वैक्सीनेशन डीपीटी का नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी नेक्स्ट वैक्सीनेशन के लिए। बाकी सारे जो है वो प्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट है। अगर सिनकोप आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और एब्सिस बना है तो वो हील हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो वो नॉर्मल साइड इफेक्ट है। लेकिन एनसेफेलोपैथी डेवलप होगी, इसका मतलब आगे आने वाले जो वैक्सीनेशन है, अगर सेम वैक्सीन दी गई तो एनसेफेलोपैथी, सीजर्स ये आने होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए नेक्स्ट वैक्सीनेशन में इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानेंगे, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या बनेगा अपना? बी बनेगा इसके अंदर, है ना। ओके, तो इसके साथ ही आज का जो ये अपना इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन था उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस एमसीक्यू सेशन के अंदर बताए हैं। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो क्लास को वापस देखिए, लेकिन वैक्सीन वाला जो इम्यूनाइजेशन का कोल्ड चेन का टॉपिक रहता है वो एग्जाम का हाई यील्ड टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना। चाहे नॉरसेट हो, चाहे आपका सीएचओ हो, या कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो, लाइक केजीएमयू हो गया, जिपमर हो गया, पीजीआई हो गया, हर जगह आपको इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, है ना। चलिए, तो इसके साथ ही आज की जो ये अपनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन की क्लास थी उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।